बीते दिन राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अब देश को नया राष्ट्रपति मिल गया है। इसके साथ ही अब 6 अगस्त को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों में जोर पकड़ लिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है और अब समर्थन पर चर्चा हो रही है। इस बीच टीएमसी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को हैरान कर दिया है और अब इस फैसले पर टीएमसी घिर गई है। देखिए ये रिपोर्ट। देश को नया राष्ट्रपति मिल चुका है और अब सभी को इंतजार है नए उपराष्ट्रपति का, जिसके लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। ऐसे में अब सभी दलों का फोकस उपराष्ट्रपति चुनाव पर है, जहां पहले राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग से विपक्ष को झटका लगा है। अब इसी बीच बीते दिन टीएमसी ने ऐसी घोषणा की जिसने विपक्ष को हैरान कर दिया और टीएमसी विपक्ष के निशाने पर आ गई। अब विपक्ष टीएमसी पर गंभीर आरोप लगा रहा है। दरअसल टीएमसी ने बीते दिन बैठक बुलाई जिसमें ऐलान किया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी वोट नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष ने ममता बनर्जी की राय लिए बिना ही मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। अब टीएमसी के इस तरह चुनाव से दूरी बनाने के बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और तृणमूल कांग्रेस के फैसले की पश्चिम बंगाल में विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। माकपा और कांग्रेस ने इस फैसले को तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच एक सूक्ष्म समझ का नतीजा बताया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में भाजपा विरोधी स्थान को कमजोर करना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के 2 फैसलों ने बीजेपी के साथ उसकी गुप्त समझ को साबित कर दिया है। उन्होंने कहा, जब गुरुवार को सभी भाजपा विरोधी दलों ने सोनिया गांधी का समर्थन करते हुए याचिका पर हस्ताक्षर किए, उस समय भी तृणमूल कांग्रेस ने दूरी बनाई और दूसरा टीएमसी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया। इसके साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि तृणमूल कांग्रेस अब देश में विपक्ष की जगह और कमजोर करने के लिए भाजपा के इशारे पर काम कर रही है, यानी विपक्ष अब टीएमसी से बेहद नाराज है। अब कांग्रेस के दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन विपक्षी एकजुटता की कवायद में लगी टीएमसी का ये फैसला हैरान कर देने वाला तो है। दिल्ली में एक बार फिर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच टकराव बढ़ती दिख रही है। एलजी ने दिल्ली सरकार की एक्साइज नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। इसे लेकर आप सरकार भड़क उठी है। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाए हैं। तो किस वजह से उठी जांच की मांग और इससे कैसे बढ़ेगी सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में चाहे कोई भी उपराज्यपाल रहा हो, उनकी तकरार अक्सर केजरीवाल सरकार से रहती है। नजीब जंग से लेकर अनिल बैजल तक हमेशा सरकार से आर पार के मूड में रहते थे। अब नए एलजी से भी केजरीवाल सरकार की बनती नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह एक्साइज नीति है। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। इस बार नई एक्साइज पॉलिसी सवालों के घेरे में आ गई है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इसमें शराब की दुकानों के टेंडर में गड़बड़ी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी कर टेंडर दिए गए। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये कदम चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद उठाया है। एलजी के इस कदम के बाद सीएम केजरीवाल भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि पंजाब में हमारी जीत के बाद बीजेपी घबराई हुई है। अब मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश हो रही है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब सरकार और एलजी आमने सामने आए हों। इससे पहले सिंगापुर यात्रा को लेकर भी विवाद छिड़ा था। उपराज्यपाल ने एक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा के आप सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उपराज्यपाल ने केजरीवाल को अगले महीने सिंगापुर में होने वाले विश्व शहर सम्मेलन में भाग नहीं लेने की सलाह दी और कहा कि यह महापौरों का सम्मेलन है। ऐसे में एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें भाग लेना ठीक नहीं होगा। उपराज्यपाल का कहना था कि दिल्ली सरकार के पास विशेष अधिकार नहीं है। एक मुख्यमंत्री के लिए इसमें शामिल होना अनुचित होगा। उनके इस फरमान के बाद से सियासत पहले ही गर्म थी कि अब एक्साइज पॉलिसी को लेकर पॉलिटिक्स और तेज हो गई है। यूपी में मंत्री और विधायकों की नाराजगी अब सार्वजनिक होने लगी है। एक मंत्री को मनाते हैं तब तक दूसरे के बयान मीडिया की सुर्खियां बनना शुरू हो जाते हैं। ब्रजेश पाठक, जितिन प्रसाद, नितिन अग्रवाल की नाराजगी की खबरें तो चल ही रही थी कि जल शक्ति मंत्री दिनेश खटीक के एक खत ने पार्टी के अंदर योगी के खिलाफ गुस्सा सार्वजनिक कर दिया। खटीक को बीजेपी शांत भी नहीं करा पाई थी कि वन और पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक की नाराजगी सामने आ गई, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अभी 4 महीने भी पूरे नहीं हो पाए थे कि इससे पहले ही सरकार में रार छिड़ती दिखाई दे रही है।
जिसका कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बताया जा रहा है। योगी सरकार में अधिकारी बेहद ताकतवर बन गए हैं, वो विभाग के मंत्रियों की ही नहीं सुन रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तो स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के साथ टकराव पहले ही सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन जैसे ही दिनेश खटीक की नाराजगी की खबरें सामने आई और उन्होंने अपने सम्मान को दलितों के सम्मान से जोड़ दिया तो दिल्ली दरबार में हलचल मच गई। उन्हें पार्टी ने किसी तरह साध लिया, लेकिन अब वन और पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक का पत्र वायरल हो रहा है, जो बता रहे हैं कि नाराज मंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। केपी मलिक ने खेल मंत्री और खेल निदेशक दोनों को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की लागत से बाबा शाहमल के नाम पर बने खेल स्टेडियम का ताला अभी तक खुला नहीं है। दरअसल ये स्टेडियम 2018 में बना था, लेकिन 1.5 साल पहले अचानक इसमें ताला लगा दिया गया। मलिक का पत्र वायरल होने के बाद अब बीजेपी हाईकमान ने सीएम योगी को दिल्ली बुला लिया है। आज देर रात पार्टी नेतृत्व के साथ उनकी बैठक हो सकती है और इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी साथ होंगे, ये तय माना जा रहा है। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिनेश खटीक भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ दिल्ली आए हैं। ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में ही हैं। दावा किया जा रहा है कि बैठक में योगी आदित्यनाथ को अफसरशाही पर लगाम लगाने की नसीहत दी जा सकती है, क्योंकि मंत्री और विधायकों का दावा है कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं, वो सीधे योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अमित मोहन प्रसाद भी अब पार्टी हाईकमान के निशाने पर आ गए हैं। प्रसाद को योगी का करीबी बताया जाता है। पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों को लेकर उनका डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ टकराव भी हुआ था। पाठक का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना स्वास्थ्य विभाग में थोक में तबादले कर दिए गए। ब्रजेश पाठक के पास ही स्वास्थ्य विभाग है। ऐसे में अमित मोहन प्रसाद को हटाकर ब्रजेश पाठक की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। साफ ये है कि योगी सरकार में विधायक तो पहले ही नाराज दिख रहे थे, अब मंत्री भी नाराज दिख रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ बीते दिनों ईडी ने पूछताछ की थी। कांग्रेस ने इसे लेकर पूरे देश में प्रदर्शन किया था। 3 घंटों तक चली पूछताछ के बाद ईडी ने सोनिया को अब 25 जुलाई को बुलाया है। लेकिन पूछताछ के दौरान जिस तरह से सोनिया गांधी ने ईडी के अधिकारियों को जवाब दिए, उससे ईडी के अधिकारी भी हैरान दिखाई दिए। बीते दिनों सोनिया गांधी से ईडी अधिकारियों ने 3 घंटे पूछताछ की। इस दौरान सोनिया गांधी से 27 सवाल किए गए और उन्होंने हर सवाल का पूरे आत्मविश्वास के साथ सामना किया। ईडी के अधिकारी इसलिए भी हैरान थे कि राहुल गांधी से पूछताछ में जितने सवालों का जवाब ईडी 2 दिन में नहीं ले पाई थी, उससे ज्यादा सवालों के जवाब सोनिया गांधी ने 3 घंटे में ही दे दिए। इसके बाद ईडी की ओर से सोनिया गांधी से कहा गया कि उन्हें आगे की पूछताछ के लिए 26 जुलाई को आना होगा। साथ ही ये भी पूछा कि क्या वो उससे पहले 25 जुलाई को आ सकती हैं। सोनिया गांधी ने तुरंत ही हामी भर दी और उन्होंने कहा कि 26 जुलाई की जगह 25 जुलाई को ही बयान दर्ज कर लिए जाएं। जिसके बाद ईडी ने भी अगली तारीख 26 जुलाई की जगह 25 जुलाई कर दी। ईडी अधिकारियों का कहना है कि सोनिया गांधी की तबीयत को देखते हुए पूछताछ को जल्द समाप्त कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा है कि ईडी के पास कोई सवाल ही नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने सोनिया गांधी को जाने के लिए कह दिया। सोनिया गांधी से ये पूरी पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चल रही है। सोनिया गांधी से हुई पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोप लगाए हैं कि मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जो केस पहले ही बंद हो चुका था, उसमें जबरदस्ती कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश हो रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार विरोधी की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब विपक्ष मुक्त भारत की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसके लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गठबंधन साथियों के बीच दरार को कैसे बढ़ाना है, ये बीजेपी अच्छे से जानती है। अब वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच रार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने राष्ट्रपति चुनाव में अखिलेश को धोखा देने वाले राजभर को बड़ा इनाम दिया है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये यूपी की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट भी ला सकता है। राष्ट्रपति चुनाव ने देश की सियासत का रुख बदल दिया है। जो दोस्त नजर आते थे, उन्होंने दुश्मन बन विरोधियों का साथ देने का काम किया है। खासकर उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त दोस्ती के मायने बदल गए। अखिलेश के करीबी रहे शिवपाल यादव से लेकर ओपी राजभर ने एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट कर नए संकेतों को जन्म दिया और अब बीजेपी भी दिग्गजों को विपक्ष से बगावत का इनाम दे रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को योगी सरकार ने 22 श्रेणी की सुरक्षा दी है। योगी सरकार ने ओम प्रकाश राजभर को सुरक्षा कारणों से 22 श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। शासन के निर्देश पर सुरक्षा गाजीपुर
पूर्व पुलिस ने मुहैया करा दी। शासन के इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सपा मुखिया अखिलेश के खिलाफ मुखर ओपी राजभर को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के बाद उसका फल मिला है। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया था कि वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ही वोट दिया। इसे अखिलेश से बगावत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल राजभर इन दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार तंज कसने के लिए भी सुर्खियों में है। 2022 में योगी सरकार की वापसी के बाद से ही ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। जबकि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़े थे। उनकी पार्टी सुबह सपा 17 सीटों पर उतरी थी, जिसमें से 6 सीटें जीती हैं। ओम प्रकाश राजभर भी जहूराबाद सीट से चुनाव जीते हैं, लेकिन अब उनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। खैर, अभी तो सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी की सियासत क्या